मैं सार स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल एक्सपर्ट कोचिंग क्लासेस में। दोस्तों, आज की वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है क्योंकि एमपी पुलिस में हर शिफ्ट में 2 क्वेश्चन युद्ध से पूछे जा रहे हैं। अगली वीडियो युद्ध संधियों की रहेगी। डिजिटल बोर्ड में थोड़ी सी प्रॉब्लम आने के कारण दोस्तों हम लैपटॉप पर वीडियो अपलोड कर रहे हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, दसराग युद्ध किस किस के बीच लड़ा गया? तो ये लड़ा गया है दोस्तों राजा सुदास और पंचजन अन्य कबीले। अब ये पुराने जमाने में क्या हुआ करता था कि कबीले हुआ करते, तो एक कबीले, दो कबीले, ऐसे ही 5 कबीले थे। ऐसे ही कितने कबीले थे? 5 कबीले के राजाएं थे और एक तरफ थे राजा सुदास। इनके बीच लड़ाई हुई और इसमें राजा सुदास की जीत हुई। अगर पूछ लिया जाए कि दसराग युद्ध किस नदी के किनारे लड़ा गया था, तो वो लड़ा गया था रावी नदी के किनारे। और रावी नदी का ही पुराना नाम क्या था? परुष्णी नदी था। तो ये पूछ लिया जाता है कभी कभी कि परुष्णी नदी किस नदी का नाम था प्राचीन? तो ये था रावी नदी का। और अगर क्वेश्चन आए कि इस युद्ध का वर्णन किस मंडल में मिलता है ऋग्वेद के, तो ऋग्वेद के ये 7वें मंडल में मिलता है। कौन से युद्ध का वर्णन? दसराग युद्ध का वर्णन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाइडेस्पीस वितस्ता का युद्ध किस किस के बीच लड़ा गया? तो हाइडेस्पीस युद्ध का ही दूसरा नाम है क्या? वितस्ता का युद्ध। अब ये वितस्ता नाम क्यों पड़ा? क्योंकि ये झेलम नदी के किनारे लड़ा गया था और झेलम नदी का पुराना नाम था वितस्ता। तो ये लड़ा गया था राजा पोरस और सिकंदर के बीच। राजा पोरस जो कि भारत के महान शासक थे और ये पंजाब साइड के थे, और सिकंदर अलेक्जेंडर सिकंदर, जिन्होंने 20 साल की उम्र में ये सिकंदर साहब राजा बन गए थे और 32 साल में इनकी मृत्यु हो गई थी। ऐसा कहा जाता है कि ये वो हैं जिनकी 3 महाद्वीपों से वास्ता रहा। जन्म अलग महाद्वीप में हुआ, युद्ध अलग अलग महाद्वीपों पर लड़े और मृत्यु अलग महाद्वीप में हुई। तो इन्होंने कब युद्ध लड़ा था? हाइडेस्पीस का 326 में इन्होंने युद्ध लड़ा था। सिकंदर के बारे में काफी कहानियां हैं, लेकिन उनमें से एक मैं थोड़ा सा बताना चाहूंगा आपको कि सिकंदर ने मरते टाइम 3 शर्त रखी थी सिकंदर की। कुछ लोग बताते हैं कि इनकी मृत्यु मलेरिया के कारण हुई, तो कुछ लोग बताते हैं कि इनकी मृत्यु जो घाव थे ना उनमें इन्फेक्शन हो गया था तो उसके कारण हुई। सिकंदर मैसेडोनिया का शासक था। मैसेडोनिया एक बहुत ही छोटा सा इलाका था, लेकिन सिकंदर की चाह थी कि मैं विश्व विजेता बनूंगा, दुनिया को जीतूंगा। तो इन्होंने फारस, ईरान, इराक, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, तमाम जगहों के राजा को पराजित कर दिया था और इन्हें विश्व विजेता की उपाधि मिली थी। लेकिन लेकिन जब सिकंदर मरा था तो उसकी 3 शर्तें थी। पहली, महान सिकंदर की पहली शर्त ये थी, ऐसा कहा जाता है कि जितनी भी दौलत हो वो मेरे रास्ते में बिछा देना, ताकि हर एक व्यक्ति को ये पता चले कि जब मृत्यु आती है तो दौलत कुछ नहीं होती, उससे भी मृत्यु को नहीं टाला जा सकता है। और जिन हकीमों ने मेरा इलाज किया है, ये दूसरी शर्त थी कि जिन हकीमों ने मेरा इलाज किया है वो मेरे जनाजे में शामिल हों। क्यों? क्योंकि दुनिया को पता लग सके कि जो इलाज करता है, जो हकीम रहता है, वो भी मृत्यु जो कि परम सत्य है उसे टाल नहीं सकता। और तीसरी शर्त उनकी ये थी कि मेरे जनाजे में मेरे दोनों हाथ को खाली रखना, ताकि हर व्यक्ति को ये पता चल सके कि विश्व विजेता जो दुनिया को जीतने की चाह रखता था वो भी खाली हाथ आया और खाली हाथ गया। तो ये बहुत पुरानी कहावत है, क्या लेकर आए हो और क्या लेकर जाओगे। नेक्स्ट हम देखते हैं, सेल्यूकस से युद्ध हुआ किसका? चंद्रगुप्त मौर्य और सेल्यूकस। देखिए, सेल्यूकस की पुत्री थी हेलेना और हेलेना का विवाह इन्होंने चंद्रगुप्त मौर्य से कर दिया था। ये युद्ध कब लड़ा गया था? 305 बीसी में लड़ा गया था। सेल्यूकस से युद्ध कब लड़ा गया था? 305 ईस्वी में। किस किस के बीच हुआ था? चंद्रगुप्त मौर्य और सेल्यूकस के बीच हुआ था। नेक्स्ट है कलिंग का युद्ध। तो कलिंग का युद्ध बहुत ही फेमस है और बार बार पूछा जाएगा शिफ्टों में, कुछ शिफ्टों में पूछ लिया गया। कलिंग का युद्ध किस किस के बीच लड़ा गया था? तो अशोक और नंदराज के बीच लड़ा गया था। कुछ शिफ्टों में ये पूछा जाएगा कि कब लड़ा गया था? 261 बीसी में लड़ा गया था। कुछ शिफ्टों में ये पूछा जाएगा कि अशोक के किस अभिलेख में कलिंग का वर्णन मिलता है? तो 13वें शिलालेख में मिलता है। किस शिलालेख में मिलता है? 13वें शिलालेख में। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे कैसे याद रखें? देखिए, युद्ध के पश्चात कई लोगों की मृत्यु हो जाती है। अब मृत्यु हो जाती है तो उनकी 13वीं भी करनी पड़ती है, तो 13वीं से याद रख लेना, 13वें शिलालेख में कलिंग युद्ध का वर्णन देखने के लिए मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, पुलकेशिन द्वितीय का युद्ध
तो पुलकेशिन द्वितीय का युद्ध अगर आए किस किस के बीच लड़ा गया था तो ये हर्षवर्धन से इनका झगड़ा हुआ था। किस नदी के किनारे लड़ा गया था? नर्मदा नदी के किनारे। ये इंपोर्टेंट नहीं है, ये इंपोर्टेंट है कि किस अभिलेख में पुलकेशिन द्वितीय के युद्ध का वर्णन मिलता है, तो वो है हमारा ऐहोल अभिलेख। ध्यान रखना, एसएससी सीजीएल में क्वेश्चन पूछा गया है कि हर्षवर्धन पुलकेशिन द्वितीय को किसने हराया? हर्षवर्धन। तो इस तरीके का क्वेश्चन जरूर पूछा जाएगा आपकी शिफ्ट में भी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजौर ब्राह्मणवाद का युद्ध के नाम से इसे जानते हैं, ये कब लड़ा गया? तो ये किस किस के बीच लड़ा गया? मोहम्मद बिन कासिम और सिंध के शासक थे कौन? राजा दाहिर। तो यहीं से जौहर प्रथा की शुरुआत भी हो गई थी। तो मोहम्मद बिन कासिम के बीच ये युद्ध लड़ा गया था और मोहम्मद बिन कासिम वह शासक है जिसने भारत में जजिया कर की शुरुआत की थी। किसने? मोहम्मद बिन कासिम ने। लेकिन इन्होंने ब्राह्मण पर जजिया कर नहीं लगाया था, लेकिन फिर बाद में फिरोज शाह तुगलक आया और उसने ब्राह्मणों पे भी जजिया कर लगा दिया। अगर पूछे प्रथम अरब मुस्लिम आक्रमण कब हुआ था, तो वह हुआ था 712 ईस्वी में। किसने किया था? तो वह किया था मोहम्मद बिन कासिम ने। देखिए, प्रथम अरबी हो गया, अब आएंगे तुर्क। तो तुर्की आक्रमण प्रथम कब हुआ था? सुबुक्तगीन। अब ये नाम आपको सुना सुना नहीं लग रहा होगा, तो मैं बता देता हूं। सबसे पहले आप बात करो अल्पतगीन की। सबसे पहले बात करो अल्पतगीन। अल्पतगीन के बेटे सुबुक्तगीन और सुबुक्तगीन के बेटे जिसे आप जानते हो कौन? महमूद गजनबी। महमूद गजनबी। तो महमूद गजनबी अल्पतगीन के बाद शासक बना सुबुक्तगीन और सुबुक्तगीन के बाद शासक कौन बना? महमूद गजनबी। तो ये तुर्की थे और इनमें से ही सुबुक्तगीन ने पहली बार भारत पर आक्रमण किया था और ये किसके विरुद्ध था? जयपाल के विरुद्ध था। इसमें जयपाल की पराजय हो गई थी और इसकी डेट इंपोर्टेंट नहीं है, आपको सिर्फ ये याद रखना है कि प्रथम तुर्की आक्रमणकारी कौन थे? सुबुक्तगीन। और ये किसके अगेंस्ट में इन्होंने युद्ध लड़ा था? तो ये लड़ा था राजा जयपाल के अगेंस्ट में। अब देखिए महमूद गजनबी का आक्रमण, तो ये आपको पता होगा कि महमूद गजनबी ने भारत पर कितनी बार आक्रमण किया? 17 बार। सबसे फेमस आक्रमण का था इनका 1025 का सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण। इन्होंने सोमनाथ मंदिर को बहुत बुरी तरीके से लूटा था और 1025 का ये इनका आक्रमण था। 1027 में जाटों के विरुद्ध आंदोलन था। 1001 से 1027 तक इन्होंने आक्रमण किए महमूद गजनबी ने। और सबसे पहला आक्रमण जो था वो भीमदेव प्रथम से इनकी लड़ाई हुई थी और उन्होंने भीमदेव प्रथम को पराजित कर दिया था। नेक्स्ट है मोहम्मद गोरी। मोहम्मद गोरी की बात करें तो 1175 में पहला आक्रमण था, मुल्तान पर आक्रमण था। फिर 1178 में, ये दोनों इंपोर्टेंट नहीं है, लेकिन 1178 आपको ध्यान रखना है कि भीम द्वितीय से युद्ध हुआ था और भीम द्वितीय ने मोहम्मद गोरी को पराजित कर दिया था। मोहम्मद गोरी की जीत हुई थी। मोहम्मद गोरी की जीत हुई थी। नेक्स्ट है तराइन का प्रथम युद्ध 1191 ईस्वी में हुआ। 1191 ईस्वी में क्या हुआ? तराइन का प्रथम युद्ध हुआ। अब ये किस किस के बीच हुआ? तो ये हुआ मोहम्मद गोरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच हुआ। किस किस के बीच हुआ? मोहम्मद गोरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच हुआ। इसमें पृथ्वीराज चौहान की जीत हुई, लेकिन पृथ्वीराज चौहान ने मोहम्मद गोरी को छोड़ दिया कि चलो ठीक है, गलती थी, माफ कर दिया। और यही सबसे बड़ी पृथ्वीराज चौहान की भूल थी। क्यों? क्योंकि फिर मोहम्मद गोरी ने सेना तैयार की और 1192 में आया और 1192 में पृथ्वीराज चौहान को हरा दिया और साथ में ही पृथ्वीराज चौहान को मार भी दिया। किसने? मोहम्मद गोरी ने। अगर पृथ्वीराज चौहान तराइन के प्रथम युद्ध में इन्हें अगर नहीं छोड़ते, कैसे मोहम्मद गोरी को अगर तभी मार देते, तो ये मोहम्मद गोरी दिल्ली सल्तनत की स्थापना नहीं कर पाता, क्योंकि मोहम्मद गोरी के ही गुलाम थे कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश, कुबाचा, ये जो सब गुलाम थे, तो इन्होंने ही दिल्ली सल्तनत की नींव रखी थी, जिसे आप पढ़ते हो गुलाम वंश के नाम से, कि गुलाम वंश की स्थापना किसने की? कुतुबुद्दीन ऐबक ने की। तो कुतुबुद्दीन ऐबक किसका गुलाम था? मोहम्मद गोरी का ही तो गुलाम था। अगर मोहम्मद गोरी को पृथ्वीराज चौहान मार देते तो ना गुलाम बचता, ना मोहम्मद गोरी और ना दिल्ली सल्तनत। लेकिन ये इतिहास का बहुत बड़ा यहाँ से फेरबदल था। अब चंदाबर का युद्ध, तो मोहम्मद गोरी और जयचंद के बीच ये चंदाबर का युद्ध लड़ा गया था। इसकी डेट जरूर याद रखना, क्वेश्चन सीधा आता है चंदाबर का युद्ध किस किस के बीच लड़ा गया? तो चंदाबर का युद्ध जयचंद थे शामिल, ये तो ठीक है, लेकिन इसकी डेट बड़ी इंपॉर्टेंट है कि कब लड़ा गया। तो 1194 में
चंदाबर का युद्ध लड़ा गया है। 4 से 94 और 4 से ही चंदाबर। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, अलाउद्दीन खिलजी की बात करते हैं। तो ये देखिए, राणा रतन सिंह और अलाउद्दीन खिलजी 1303 के आक्रमण की बात कर रहे हैं हम। आप सबको पता होगा अगर आपने फिल्म देखी होगी तो। जौहर व्रत का पालन किसने किया? रानी पद्मावती ने। और पद्मावत के लेखक बार बार पूछा जाता है, यह है मलिक मोहम्मद जायसी ने। किसने रचना की पद्मावत की? मलिक मोहम्मद जायसी ने। अब जरा देखिए, 1303 में ये युद्ध हुआ था। 1303 में युद्ध हुआ था और रचना कब हुई? 1540 में। और इस समय शासन किसका था? 1540 के समथिंग शेर शाह सूरी का शासन था, जो कि अफगान था। तो राणा रतन सिंह और अलाउद्दीन खिलजी के बीच युद्ध हुआ था। मलिक काफूर, देखिए अलाउद्दीन मात्र एक ऐसा शासक था जिसने दक्षिण भारत को भी नहीं छोड़ा, वहां तक युद्ध करता चला गया था। कौन? अलाउद्दीन खिलजी। तो दक्षिण भारत में जब विजय हुई तो वहां से अलाउद्दीन खिलजी ने 1000 दिनार, पहले दिनार चलती थी, तो उसमें एक मलिक काफूर को खरीद लिया। तो ये मलिक काफूर को 1000 दिनारी के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि इसे अलाउद्दीन खिलजी ने खरीदा था। ये बहुत बड़ा बॉडी बिल्डर था, इसकी बहुत मदद की अलाउद्दीन खिलजी की। मलिक काफूर ने बहुत मदद की, कई सारे युद्ध जीते मलिक काफूर ने। तो दक्षिण भारत तेलंगाना में, और यहीं के राजा थे प्रताप रुद्रदेव तेलंगाना के। तो प्रताप रुद्रदेव ने कोहिनूर हीरा दे दिया था किसे? मलिक काफूर को, और इन्होंने अपने सुल्तान को दे दिया था। अब चलते हैं हम मुगल वंश पे। पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ? 1526 में। लेकिन इतने से काम नहीं चलने वाला, क्योंकि ये 100 बार पूछ लिया एग्जाम में, 100 बार पूछ चुका एग्जामिनर पानीपत का प्रथम युद्ध, द्वितीय युद्ध। तो आपको इसकी तारीख सहित याद रखना है। और ये किसके बीच हुआ? बाबर और इब्राहिम लोदी। अब लोदी कहां से आए? तो देखिए, लोदी वंश था, लोदी वंश था। इसके पहले शासक थे बहलोल लोदी, दूसरे शासक थे सिकंदर लोदी, और तीसरे शासक हुआ करते थे इब्राहिम लोदी। इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच ये युद्ध हुआ था 1526 में। और यहां से भी एक बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट आया कि बाबर ये युद्ध जीत गया, और यहां से मुगल वंश की स्थापना हो गई। और इस युद्ध में बाबर ने तुलगुमा पद्धति का उपयोग किया था। भारत में पहली बार ये देखा गया कि तोपखाने भी होते हैं, और उनका प्रयोग भी इस तरीके से किया जाता है। और बाबर के पुत्र हुमायूं, उन्होंने बाबर को कोहिनूर हीरा भेंट किया, क्योंकि इस युद्ध में भी कोहिनूर हीरा का जिक्र हुआ है। तो हमें यहाँ से क्या क्या याद रखना है कि पानीपत का प्रथम युद्ध बिल्कुल डेट सहित याद रखना है। किस किसके बीच लड़ा गया? पहली बार तोपों का प्रयोग किसने किया था? तुगलुमा पद्धति का प्रयोग किसने किया? तो इसका आंसर सबका क्या रहेगा? बाबर। अब देखिए, 1526 में बाबर लाइन से युद्ध लड़ते जाएंगे। 1526 में क्या? पानीपत का युद्ध, पानी पी के खाना खा के, 27 में खाना खा लिया, फिर चादर ओढ़ के, फिर अगली साल चंदाबर का चंदेरी का युद्ध होगा। फिर क्या होगा? उसके अगली साल घाघरा का युद्ध होगा, और उसके अगली साल क्या होगा? बाबर की मृत्यु हो जाएगी। मतलब 26, 27, 28, 29, 30 हर साल युद्ध किए हैं इन्होंने। जैसे कि आप हर साल पेपर देते हो? नहीं, आप तो 5 साल में देते हो, क्योंकि वैकेंसी बहुत लेट आती है। देखिए, 16 मार्च 1527 की ये घटना है, खानवा का युद्ध हुआ। किस किस के बीच हुआ? बाबर और राणा सांगा के बीच हुआ। और इस युद्ध में बाबर ने जिहाद का नारा दिया, क्योंकि इस बार मुकाबला किससे था? राणा सांगा से था, मेवाड़ के शासक, जो कि भयंकर पराक्रमी थे। और इनको देखकर बाबर की सेना पीछे हटने लगी थी। तो बाबर ने जिहाद का नारा दिया और गाजी की उपाधि इस युद्ध में धारण की थी। और राणा सांगा और बाबर के बीच खानवा का युद्ध हुआ था। नेक्स्ट है चंदेरी का युद्ध। तो ये बाबर और मेंदिनी राय के बीच हुआ था अगली ही साल। और फिर अगली साल हुआ घाघरा का युद्ध, ये बाबर और अफगानों के बीच हुआ था। और यह एकमात्र युद्ध है जो कि कहां? जल में लड़ा गया और थल में लड़ा गया, मतलब भूमि पर भी लड़ा गया और पानी में भी लड़ा गया। आप सोच रहे होंगे कि हवा में भी लड़ लेते, क्या करें, उस समय नहीं थे क्या एरोप्लेन? नहीं, तो ये हवा में भी युद्ध होता। तो 5 अप्रैल 1529, 5 अप्रैल 1529 की यह घटना है, घाघरा का युद्ध। एकमात्र युद्ध जो कि जल और थल में लड़ा गया। तो आप याद रखना, वो युद्ध है घाघरा का युद्ध। चौसा का युद्ध, वेरी वेरी इंपोर्टेंट। चौसा का युद्ध लड़ा गया था हुमायूं और शेर शाह सूरी के बीच। कब लड़ा गया? डेट बड़ी इंपोर्टेंट, 1539। शेर शाह युद्ध जीतकर शेरखां की उपाधि धारण करते हैं, और अपने नाम का सिक्का ढलवाया। किसने? शेर शाह ने। अब इसमें क्या हुआ था कि शेर शाह सूरी भारी पड़ गए थे हुमायूं पर। हुआ ये कि इन दोनों के बीच लड़ाई हुई। हुमायूं
ने सोचा अपनी हार हो रही। हुमायूं ने अपनी जान बचाने के लिए कर्मनाशा नदी में डुबकी लगा दी और वहां पर थे एक नाविक, निजाम नाम के भिस्ती थे। निजाम नाम के भिस्ती ने देखा, अरे बादशाह आप, तो निजाम नाम के भिस्ती ने हुमायूं की जान बचाई और हुमायूं खुश होकर डबल से दिल्ली सल्तनत की जब गद्दी पर गए यहां से युद्ध लड़ने के बाद, तो हुमायूं ने निजाम नामक भिस्ती को एक दिन का सुल्तान बना दिया और इन निजाम नामक भिस्ती ने अपनी यादगार बनाने के लिए कि याद रहे इसलिए इन्होंने चमड़े के सिक्के चलवाए थे। तो चौसा का युद्ध हुमायूं और शेरशाह सूरी के बीच हुआ। 1539 में हुआ। शेरशाह ने युद्ध जीतकर शेर खां की उपाधि धारण और अपने नाम का सिक्का किसने ढलवाया? शेरशाह ने। लेकिन अभी भी जो गद्दी पर राज था दिल्ली सल्तनत पर, वो किसका राज था? हुमायूं का। लेकिन अब नहीं बचेगा, क्योंकि अब होगा कौन सा युद्ध? अब कौन सा युद्ध होगा? अब होगा ये पानीपत हो गया, खानवा चंदेरी, चौसा बिलग्राम, कन्नौज या बिलग्राम का युद्ध होगा और ये 1539 के बाद 1540 में होगा। और इस युद्ध में पूरी तरीके से हुमायूं को कौन हरा देता है? शेरशाह सूरी। तो बिलग्राम का युद्ध हुमायूं और शेरशाह सूरी के बीच हुआ। अब 1540 के बाद हुमायूं भटकते रहते हैं। निर्वासन मतलब भटकना, ये अफगानिस्तान तरफ निकल जाते हैं, अब अफगानिस्तान में जीवन बिताते हैं। लेकिन फिर से हमें इससे सीख मिलती है कि एक बार हार गया जो व्यक्ति, लेकिन फिर से अपनी सेना तैयार करता है, जो भूल हो गई गलती उसको सुधारता है, कमियों को दूर करता है और फिर से कितने सालों बाद, ये देखो धैर्य, कितने सालों बाद? 1555 में आते हैं। 1555 में फिर हुमायूं लड़ाई करते हैं, किसके साथ? तातर खां के साथ। नुसरत खां और तातर खां के साथ कौन सा युद्ध होता है? मच्छीवाड़ा का युद्ध। लेकिन इस बार हुमायूं फिर जीत जाते हैं और फिर से गद्दी ने प्राप्त हो जाती है। तो मच्छीवाड़ा का युद्ध हुमायूं और तातर खां के बीच हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा महमूद गजनवी का आक्रमण। कौन सी स्लाइड पर थे हम? मच्छीवाड़ा का युद्ध। पानीपत का द्वितीय युद्ध। देखिए, पानीपत का प्रथम युद्ध 21 अप्रैल 1526 को हुआ। 26 दूसरा, 56 1556 में। और ये किसके बीच हुआ? अकबर और हेमू विक्रमादित्य के। हेमू हिंदू शासक था और अकबर को बैरम खां का संरक्षण प्राप्त था, क्योंकि अकबर की आयु बहुत छोटी थी, तो बैरम खां का संरक्षण प्राप्त था। ये बैरम खां है। और इस युद्ध में क्या होता है? अकबर की जीत हो जाती है। अकबर की जीत हो जाती है। अब अकबर के बारे में देखते हैं। अकबर का पहला सैन्य अभियान, जो कि बैरम खां के संरक्षण से मुक्त होकर कि नहीं अब हम भी लड़ सकते हैं, संरक्षण की आवश्यकता नहीं है, 1561 में किया था इन्होंने पहला सैन्य अभियान। ये किसके विरुद्ध था? इंपोर्टेंट है, बाज बहादुर के विरुद्ध था। तो अगर पूछा है प्रथम सैन्य अभियान अकबर का किसके विरुद्ध था, तो बाज बहादुर के विरुद्ध था। अगर पूछा जाए कि प्रथम सैन्य अभियान अकबर ने कहां पर किया था, तो उसका आंसर है मालवा। और कब किया था? 1561। तो अकबर का प्रथम सैन्य अभियान कब था? 1561। ये आपको याद रखना है। तालीकोटा का युद्ध, जिसे हम राक्षसी तांडी के नाम से भी बोलते हैं, ये युद्ध हुआ था 1565 और इसमें हो गया था विजयनगर साम्राज्य का अंत। हल्दी घाटी का युद्ध, जो कि बार बार पड़ा है, ये किसके बीच हुआ है? अकबर और महाराणा प्रताप के बीच हुआ है। डेट इंपोर्टेंट है, कब हुआ है? 1576 में हल्दी घाटी का युद्ध हुआ था। राजा मानसिंह अकबर के सेनापति थे और इसमें महाराणा प्रताप पराजित हो गए थे। महाराणा प्रताप के घोड़े का नाम क्या था? चेतक। तो ये हल्दी घाटी का युद्ध बड़ा ही इंपोर्टेंट है, इसकी डेट ज्यादा इंपोर्टेंट है इसकी। फिर देखिए, असरगढ़ का युद्ध ज्यादा इंपोर्टेंट नहीं है, लेकिन याद रखना है 1601 में असरगढ़ को जीता। असरगढ़ को सोने की कुंजियों का खजाना कहा जाता है। ये अकबर की अंतिम विजय थी। अगर पूछा जाए अकबर का पहला सैन्य अभियान, तो वो मालवा के शासक बाज बहादुर के खिलाफ था और लास्ट 1601 में असरगढ़ को जीता था इन्होंने और यही इनकी अंतिम विजय थी। इस स्मृति में इन्होंने क्या बनवाया था? बुलंद दरवाजा। एक और दरवाजा फेमस है, अलाई दरवाजा। वो किसने बनवाया था? तो वो बनवाया था अलाउद्दीन खिलजी ने। एक अब आधुनिक इतिहास में हम युद्ध देखते हैं, करनाल का युद्ध। आपने सुना होगा मोहम्मद शाह रंगीला, बड़ा ही रंगीले किस्म के ये शासक थे, मोहम्मद शाह रंगीला, इसलिए इनका नाम पड़ा था ऐसा। तो मोहम्मद शाह रंगीला और नादिर शाह, जिसे ईरान का नेपोलियन कहा जाता है, तो इनके बीच एक युद्ध हुआ था जिसे हम करनाल का युद्ध कहते हैं। और नादिर शाह मयूर सिंहासन को भी उठा ले गया और कोहिनूर हीरा भी ले गया। किससे? मोहम्मद शाह रंगीला से। तो मयूर सिंहासन को कौन उठाकर ले गया था? नादिर शाह उठाकर ले गए थे मयूर सिंहासन को। अब बात करें हम प्लासी के युद्ध की,
तो प्लासी का युद्ध हुआ था 1757 में, रॉबर्ट क्लाइव और बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला के बीच हुआ था। अब यहां से अंग्रेज स्टार्ट हो गए। अगर ये युद्ध, अगर भारत के राजा इसमें, अगर भारत के जो भी सेनापति थे, जैसे कि सिराजुद्दौला के जो सेनापति थे मीर जाफर, जरा सोचिए, अगर मीर जाफर अंग्रेजों का साथ नहीं देते तो अंग्रेज हार जाते, अंग्रेज हार जाते, लो कॉन्फिडेंस हो जाते, लो कॉन्फिडेंस हो जाते तो भारत के नवाबों से तो युद्ध नहीं करते। लेकिन अगर अंग्रेज हार जाते तो फिर अंग्रेज आते ही नहीं। तो यहां से जरा आप खुद सोचकर देखो कि इतिहास में घटनाएं किस तरीके से बदलती हैं कि एक युद्ध जीतने से पूरी की पूरी सत्ता 100 साल तक चली जाती है, 200 साल तक चली जाती है कि वो राज करते रहते हैं। अगर यहीं हार जाते तो अंग्रेज नहीं आते। तो ये जो सिराजुद्दौला थे, सिराजुद्दौला के जो सेनापति थे मीर जाफर, उन्होंने धोखा दे दिया। युद्ध के लिए इन्होंने आदेश ही नहीं दिया सेनापति ने सेना को कि जाओ युद्ध लड़ो, सेना खड़ी की खड़ी रह गई। और इन्होंने अंग्रेजों के साथ मिल गए थे, तो अंग्रेजों के साथ मिलकर इन्होंने नवाब जो सिराजुद्दौला थे उनको मार दिया था और यहां से अंग्रेजों की जीत हो गई थी। तो प्लासी के युद्ध कब हुआ? 23 जून सन 1757 को प्लासी का युद्ध हुआ। आपके लिए ये इंपोर्टेंट है। अब हुआ बक्सर का युद्ध। अब देखिए, प्लासी के युद्ध में तो अंग्रेजों के साथ क्या मिला था? सेनापति मीर जाफर मिला था, लेकिन युद्ध जीत गए और कॉन्फिडेंस हो गया हाई। अब इस कॉन्फिडेंस हाई के क्या, जैसे कि बोलते हैं ना कि अगर पॉजिटिव हो जाए इंसान तो कुछ भी कर सकता है। तो यहां जरा देखना आप पिछली स्लाइड में, प्लासी का युद्ध सन 1757 में यहाँ पर सिर्फ सिराजुद्दौला थे, लेकिन अंग्रेज जीत नहीं पा रहे थे, तो अंग्रेजों ने मीर जाफर का सहारा लिया। ठीक है, अब देखो पॉजिटिव एनर्जी और कॉन्फिडेंस का फर्क। यहां पे है बक्सर का युद्ध, यहां पे अंग्रेज एक तरफ और दूसरी तरफ है नवाब शुजाउद्दौला, अवध के नवाब हैं जो कि, और इसके साथ और भी सुनो बक्सर के युद्ध में शाह आलम द्वितीय जो कि मुगल बादशाह हैं, मीर कासिम, ये तीनों की सेना एक तरफ और अंग्रेजों की तरफ से हेक्टर मुनरो एक तरफ। लेकिन फिर भी अंग्रेजों ने इन तीनों की सेनाओं को हरा दिया, जो कि भारत की सबसे बड़ी सेना हुआ करती थी उनको ही हरा दिया, क्योंकि अंग्रेजों का कॉन्फिडेंस बहुत हाई हो चुका था। तो पॉजिटिव एनर्जी बहुत थी कि हमने तो सिराजुद्दौला को हरा दिया। तो यहाँ पे तो इन्होंने तीनों सेना को हरा दिया और इसमें इन्होंने किसी का सहारा नहीं लिया, कि ऐसा नहीं है कि सिराजुद्दौला की तरफ से कोई अंग्रेजों की तरफ मिल गया हो या फिर मीर कासिम की तरफ से अंग्रेजों की तरफ मिल गया, कोई नहीं मिला। ये युद्ध बिल्कुल फेयर था। लेकिन ऐसा कहा जाता कि बहुत जल्दी अंग्रेजों ने इन तीनों की सेनाओं को हरा दिया था और यहां से पता चल गया था अब भारत को कि अगली सत्ता जो है वो अंग्रेजों की ही आने वाली है। तो ब्रिटिश प्रभु सत्ता स्थापित हो गई थी 22 अक्टूबर 1764 में। नेक्स्ट देखिए, अब होता क्या है, एक संधि आती है कि इलाहाबाद की संधि कब हुई? तो दो संधियां हुई थी। पहली संधि हुई 1765 में 12 अगस्त और दूसरी संधि हुई 16 अगस्त 1765 में। ये दो संधियां, ये शाह आलम द्वितीय उस समय मुगल बादशाह हुआ करते थे और शुजाउद्दौला ये अवध का नवाब हुआ करते थे, तो इनके बीच ये संधियां हुई थी। बांडीवास का युद्ध, ये याद रखना, अंग्रेज और फ्रांसीसी के बीच हुआ था। पानीपत का तृतीय युद्ध, ये किस किस के बीच हुआ था? अहमद शाह अब्दाली, पानीपत मूवी भी आई थी उसमें देखा होगा, अहमद शाह अब्दाली और मराठाओं के बीच ये युद्ध हुआ था। अगली वीडियो हम जल्द ही लेकर आने वाले हैं दोस्तों। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब और कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें।